अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा साइंस टीचर कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि एक एनीमे कैरेक्टर है, तो शायद तुम हंसोगे। लेकिन रुको, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लाखों लोगों ने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की जितनी बातें स्कूल से नहीं सीखी, उससे ज़्यादा उन्होंने एनीमे से सीख ली। और सबसे मज़ेदार बात, उन्हें पता भी नहीं चला कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। सोचो, अगर स्कूल में न्यूटन के नियमों की जगह ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट होते, अगर बायोलॉजी की किताब की जगह तुम्हारे शरीर के अंदर की पूरी दुनिया दिखाई जाती, और अगर केमिस्ट्री सिर्फ फॉर्मूलों की बजाय सभ्यता को दोबारा बनाने का हथियार बन जाती, तो क्या साइंस आज भी बोरिंग लगती? शायद नहीं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया अचानक साइंस एनीमे की दीवानी होती जा रही है। लेकिन सवाल यह है, आखिर इन एनीमे में ऐसा क्या है जो करोड़ों लोगों को स्क्रीन से चिपकाए रखता है? और क्या सच में ये एनीमे हमें स्कूल से बेहतर साइंस सिखा सकते हैं? आज हम यही पता लगाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं उस एनीमे से जिसने शायद दुनिया भर के छात्रों को पहली बार यह महसूस कराया कि साइंस सिर्फ किताबों में बंद कोई चीज़ नहीं है, बल्कि साइंस तुम्हारे हाथ में पकड़े मोबाइल में है, तुम्हारे कमरे की लाइट में है, तुम्हारे पंखे में है, यहाँ तक कि जिस इंटरनेट से तुम ये वीडियो देख रहे हो वो भी साइंस की वजह से ही है। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर साइंस हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में है, तो फिर दुनिया भर में इतने सारे बच्चे साइंस से डरते क्यों हैं? शायद जवाब थोड़ा कड़वा है, क्योंकि कई जगहों पर हमें साइंस को समझना नहीं, याद करना सिखाया जाता है। फॉर्मूला याद करो, डेफिनेशन याद करो, एग्जाम दो, नंबर लाओ और फिर सब भूल जाओ। लेकिन साइंस कभी याद करने की चीज़ थी ही नहीं। साइंस तो सवाल पूछने की कला है। ऐसा क्यों हुआ? अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? क्या इसे और बेहतर बनाया जा सकता है? दुनिया की लगभग हर बड़ी खोज इन्हीं सवालों से शुरू हुई थी, और शायद यही वजह है कि डॉक्टर स्टोन जैसे एनीमे लोगों को इतने पसंद आते हैं, क्योंकि वहाँ साइंस एक चैप्टर नहीं है, वहाँ साइंस जिंदा है। सोचो, अगर अचानक पूरी दुनिया से बिजली चली जाए तो सबसे पहले क्या खत्म होगा? मोबाइल, इंटरनेट, एटीएम, पेट्रोल पंप, पानी की सप्लाई। कुछ ही दिनों में आधुनिक दुनिया रुकने लगेगी, और तभी हमें समझ आएगा कि हम रोज जिन चीज़ों को सामान्य मानते हैं उनके पीछे कितने 100 सालों की मेहनत और खोज छुपी हुई है। डॉक्टर स्टोन की सबसे बड़ी ताकत यही है। वो तुम्हें सिर्फ यह नहीं बताता कि बिजली कैसे बनती है, वो तुम्हें यह महसूस कराता है कि बिजली कितनी कीमती चीज़ है। और शायद यहीं पर एनीमे और हमारी पढ़ाई के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। स्कूल कहता है, इसे याद करो। कहानी कहती है, इसे महसूस करो। और इंसानी दिमाग हमेशा उसी चीज़ को ज़्यादा समय तक याद रखता है जिसे उसने महसूस किया हो। लेकिन रुको, डॉक्टर स्टोन अकेला नहीं है, क्योंकि एक और एनीमे है जो तुम्हें तुम्हारे अपने शरीर के अंदर ले जाता है। और यकीन मानो, जो वहाँ चल रहा है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं। इस समय जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे शरीर के अंदर लाखों लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन लेकर दौड़ रही हैं। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं दुश्मनों की तलाश कर रही हैं। कुछ कोशिकाएं टूटी हुई जगहों की मरम्मत कर रही हैं। और यह सब एक सेकंड के लिए भी रुके बिना हो रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने शरीर के बारे में तभी सोचते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमारा शरीर पृथ्वी की सबसे जटिल मशीनों में से एक है। और मज़ेदार बात यह है कि इस मशीन को चलाने के लिए किसी इंजीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खुद को खुद चलाती है, खुद को खुद ठीक करती है, और कई बार खुद को खुद बचा भी लेती है। अब ज़रा सोचो, अगर स्कूल में बायोलॉजी ऐसे पढ़ाई जाती तो क्या बच्चे उसे बोरिंग कहते? शायद नहीं। शायद तब बच्चे कोशिकाओं को रटते नहीं, उन्हें पहचानते, उन्हें समझते, और शायद उनसे प्यार भी करने लगते। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या आने वाले समय में पढ़ाई का तरीका बदलेगा? दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई देशों में यह बदलाव शुरू भी हो चुका है। कहीं गेम्स की मदद से पढ़ाई हो रही है, कहीं एनिमेशन से, कहीं कहानी सुनाकर, क्योंकि अब धीरे धीरे दुनिया यह समझ रही है कि जानकारी देना और सीखने के लिए प्रेरित करना दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। और जो शिक्षा जिज्ञासा पैदा कर दें, वही सबसे ताकतवर शिक्षा होती है। शायद भविष्य की क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड कम होंगे और कहानियाँ ज़्यादा, रटने वाले सवाल कम होंगे और प्रयोग ज़्यादा। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी साइंस से डरे नहीं,
बल्कि उसके साथ खेलना सीखे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उन एनीमे की जहां वैज्ञानिक लोग प्यार को भी समीकरणों और डेटा से साबित करने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानो, वहां से चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि एनीमे साइंस को मजेदार बना सकता है या नहीं। असली सवाल यह है, अगर एनीमे ऐसा कर सकता है तो हमारी पढ़ाई क्यों नहीं? जरा सोचिए, दुनिया के कुछ रिसर्चर और वैज्ञानिक अब यह समझने लगे हैं कि कहानियाँ, एनिमेशन और पॉप कल्चर लोगों को साइंस से जोड़ने का सबसे ताकतवर तरीका बन सकते हैं। यही वजह है कि नासा से जुड़े वैज्ञानिकों और रिसर्चरों ने भी फिजिक्स ऑफ एनीमे जैसे कार्यक्रमों और रिसर्च के जरिए ये समझने की कोशिश की कि क्या एनीमे की मदद से मुश्किल वैज्ञानिक विचारों को आसान और मज़ेदार बनाया जा सकता है। इसी तरह जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी और साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े लोगों ने पाया कि जब विज्ञान को कहानी और विजुअल्स के साथ समझाया जाता है तो लोगों की दिलचस्पी और समझ दोनों बढ़ जाती है। और अब एक सवाल तुमसे, अगर तुम्हें 2 क्लासों में से एक चुननी हो, पहली क्लास में कोई बोर्ड पर फॉर्मूला लिख रहा हो और दूसरी क्लास में कोई तुम्हें दिखा रहा हो कि अगर बिजली अचानक दुनिया से गायब हो जाए तो हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, तो तुम किस क्लास में बैठना पसंद करोगे? शायद ज्यादातर लोग दूसरा विकल्प चुनेंगे, क्योंकि इंसान हजारों सालों से तथ्यों से कम और कहानियों से ज्यादा सीखता आया है। हो सकता है भविष्य की पढ़ाई में किताबें कम और सिमुलेशन ज्यादा हों, रटना कम और प्रयोग ज्यादा हों। और शायद एक दिन ऐसा भी आए जब कोई बच्चा यह नहीं कहेगा कि मुझे साइंस से डर लगता है, बल्कि वह कहेगा मुझे अगला सवाल पूछने का इंतजार है। और शायद यही किसी भी अच्छी शिक्षा की सबसे बड़ी जीत होगी। वैसे एक आखिरी सवाल, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम स्कूल की पढ़ाई में सबसे पहले क्या बदलना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हो सकता है अगला बड़ा आइडिया किसी लैब में नहीं बल्कि इसी कमेंट सेक्शन में